हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद हमने लास्ट सेशन में एमसीक्यूज इसके स्टार्ट करे थे। आज के सेशन में भी एक बार क्विक रिवीजन लेंगे क्या क्या बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटो? यू हैव 4 ऑप्शन: सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड HCl, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है ना? आपको पता है कि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन, ऑरेंज, इन सब की बात आप करते हैं। लैक्टिक एसिड जो है वो आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है, दूध या दूध से बने हुए जो भी आपके पदार्थ हैं उनमें। HCl जो है आपका वो स्टमक में आपका बनता है। तो ये सारा आपका एसिड्स के बारे में है। देन नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड? इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो HCl विद pH 1 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मैंने आपको बताया था pH में जिसका मान जितना कम होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इन सभी में सबसे कम 1 है pH, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका होगा। Na2CO3.10H2O इज नोन एज वॉशिंग सोडा। ठीक है ना, ये वॉशिंग सोडा का आपका फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट है pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट दैट द सोल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है ना, 7 से कम अगर pH मान होगा तो विलयन आपका कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर एग्जैक्ट 7 है तो न्यूट्रल होगा, 7 से अधिक होगा तो कैसा होगा? बेसिक होगा, यानी कि क्षारीय होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सॉल्ट? न्यूट्रल सॉल्ट आपका कौन सा है? तो यहाँ पर अमोनियम एसिटेट आपका CH3COONH4 आपका क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, दही में आपका क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग। जो किसान होते हैं वो अगर जो आपकी सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है, अम्लीय प्रकृति उसकी हो गई है, तो फिर उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? तो किसी बेस को डालेंगे वहां पर। ठीक है ना, तो इनमें से बेस आपका वो कौन सा होगा? स्लेग लाइम होगा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्व सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन है, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक का मतलब क्या है? उसमें वाटर की मात्रा आपकी ज्यादा होगी, है ना, तो वहां पर आपका H2O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपका आयन बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो। Then CuSO4.5 H2O in this compound the water molecule is called water of crystallization। इसको क्या कहा जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण का जल, इस प्रकार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट? तो वो बेस की जगह आपका एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बेस में अगर एसिड मिला रहे हो आप तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, लेकिन अगर एसिड आपने स्ट्रॉन्ग लिया है, ज्यादा मात्रा में लिया है, तो बनने वाला सॉल्ट भी एसिडिक नेचर का होगा, तो वो फिर रिवर्स करेगा रिएक्शन को। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। In which range does our body work to survive in the atmosphere? एटमोस्फेयर में सरवाइव करने के लिए हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है, वो किस pH रेंज पर वर्क करता है आपका? तो 7 to 7.8, यानी न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्कलाइन ये वर्क करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ POP? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम होता है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4। तो इनमें से CaSO4 का है, ये भी है और ये भी CaSO4। ठीक है, तो 3, ऑप्शन डी तो आपका पहले ही बाहर हो गया। हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है आधा, तो आधा मॉलिक्यूल जो है सी वाले में आपका, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? What happens when a solution of an acid? क्या होता है जब अम्लीय विलयन को आपका एक क्षारीय विलयन के साथ एक टेस्ट ट्यूब में आपका मिलाया जाता है? The temperature of the solution increases, the temperature of the solution decreases, the temperature of the solution remain the same, and salt formation
टेक्स प्लेस। ओके, क्या क्या होता है, क्या उस मिक्सचर का, कौन सा मिक्सचर, आपका एसिड और बेस का जो मिक्सचर है वो आपका, उसका तापमान बढ़ जाता है या फिर उसका तापमान कम हो जाता है, या फिर तापमान सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, और सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। फोर्थ आपका ये, तो आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी नीचे है। फर्स्ट ओनली, यानी कि सिर्फ टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है। फर्स्ट एंड थर्ड, टेम्परेचर इंक्रीज होता है और साथ में द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स द सेम, ये चीज होती है। सेकेंड एंड थर्ड, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेज, टेम्परेचर सोल्यूशन का कम होता है और रिमेन सेम। तो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, नहीं, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही, या तो घटेगा ही, या फिर कांस्टेंट रहेगा। और लास्ट है आपका, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस एंड द सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो आपको पता है जब एसिड के साथ हो रही है, बेस को मिलाया जा रहा है, एसिड और बेस को मिलाने का मतलब उनके बीच में हो रही है अभिक्रिया। जब एसिड और बेस के बीच में अभिक्रिया होगी तो वो वहां पर क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यानी फोर्थ वाला पॉइंट तो हो गए, तो इसमें फोर्थ वाला कहाँ है, डी वाले में से, बाकी फोर्थ कहीं नहीं दिया गया, तो उसके साथ फर्स्ट भी है। इसका मतलब हमने ये पढ़ा ही था कि सॉल्ट जब आपका बन रहा है, यानी एसिड और बेस की रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन जिसे कहा जा रहा है, तो उसमें टेम्परेचर भी बढ़ता है। क्यों, क्योंकि वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी, यानी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, इसीलिए वहां पर क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है सोल्यूशन का। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, इनमें से कौन सा आपका सॉल्ट है जो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला सॉल्ट था ये आपने न्यूट्रल देख लिया था, NaCl भी आपका वहीं आता है। NH4Cl जो है अमोनियम क्लोराइड, ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, चलिए तो ये वाला आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है MCQs का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर्स पर बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप पहले देख चुके हैं यहाँ पर, उनमें से कुछ और क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। तो एक्सरसाइज में यहाँ पर आपके पास अब क्या है, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, क्वेश्चन आंसर्स है आपके पास। ठीक है, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपके पास क्या है, 3 टेस्ट ट्यूब है। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर and the other two contain an acidic solution, an acidic solution and a basic solution। क्या समझे, 3 टेस्ट ट्यूब है, बना लो 3 टेस्ट ट्यूब। ये 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, ABC मैं इनको नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब एक में डिस्टिल वाटर है, एक में आपका एसिडिक सोल्यूशन है, और एक में आपका बेसिक सोल्यूशन है। आपको नहीं पता है, ठीक है, इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। देखो, आपको मैंने 3 टेस्ट ट्यूब दे दी एक साथ, और मैंने ये बोला एक में आपका डिस्टिल वाटर है, एक में एक एसिडिक सोल्यूशन है कोई, एक में कोई बेसिक सोल्यूशन। आपको नहीं पता कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा सोल्यूशन है, और आपको दिया गया है सिर्फ लिटमस पेपर। क्या दिया गया है बच्चे, सिर्फ लिटमस पेपर दिया गया है, वो भी रेड वाला। क्लियर है, रेड लिटमस पेपर दिया गया है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा डिस्टिल है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो आप क्या करेंगे, आप वो रेड लिटमस को तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल, समझ रहे हैं। अब होगा क्या, तीनों टेस्ट ट्यूब में जब आपने लिटमस पेपर डाला, रेड लिटमस था, इसमें भी डाला, इसमें भी डाला, और इसमें भी डाला। ठीक है, अब एसिडिक में आपको पता है रेड रेड ही रहेगा, न्यूट्रल में भी आपको पता है रेड रेड ही रहेगा। सिर्फ बेसिक के केस में क्या होगा, जो रेड होगा आपका वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक में आपका रेड जो है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स जो दो हैं आपके, वो या तो आपके क्या होंगे, एसिडिक है या न्यूट्रल है। अब इन दोनों में पता कैसे लगाओगे आप कौन सा एसिड है और कौन सा न्यूट्रल है। तो ये तो कंफर्म हो गया ये बेसिक है,
ठीक है, क्योंकि इसने लाल को क्या किया, नीला किया। अब जो ये नीला लिटमस हो गया है, इसको आप यहां से निकाल के फर्दर दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने? अब आपने जो ये नीला लिटमस पेपर यहाँ बन गया है ना लाल, इसको आप निकाल के यहां डालेंगे फिर से दोनों में, इस तरह से डाला आपने। अब आप क्या देखते हैं, आपको पता है कि जो न्यूट्रल होगा वो तो नीले को भी नीला ही रहने देगा, लेकिन जो एसिड होगा वो क्या करेगा, आपका नीले को लाल में बदल देगा। तो यानी जो ये वाला होगा अब आपका, ये क्या है, ये एसिडिक है और ये क्या है, न्यूट्रल, तो जो कि क्या है आपका डिस्टिल्ड वाटर। करेक्ट? समझ आया क्या करना है? बोलो क्या करना है। 3 टेस्ट ट्यूब मिली आपको, तीनों में अलग अलग सोल्यूशन है आपके, और लिटमस पेपर एक ही है आपके पास लाल रंग वाला, तो आपने वो तीनों में डाला। अब जो क्षार होगा वो लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। बाकी दो क्या करेंगे, लाल को लाल ही रहने देंगे। अब आप उस नीले पेपर से क्या करेंगे, उन दो में जिन्होंने लाल के साथ कोई प्रभाव नहीं दिखाया उनमें डिप करेंगे। तो जो न्यूट्रल होगा डिस्टिल वाटर वाला, उसमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा नीले में भी, लेकिन जो एसिड होगा वो नीले को लाल में बदल देगा। तो इस तरह से आप ये इफेक्ट यहाँ पर देखने को आपको, आप तीनों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये आप कर सकते हैं घर में। Now we have second question. Why should curd and sour substance not be kept in brass and copper vessels? तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं जब हम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है ना? तो वहां पर आपने बोला था दही को या फिर खट्टे जो पदार्थ होते हैं उनको ब्रास में या कॉपर के बर्तन में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो क्या कर लेते हैं, आपका क्या कर लेते हैं बताओ, पॉइजनस सब्सटेंस को क्रिएट कर लेते हैं जो कि हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। ओके, सो कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस शुड नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स बिकॉज दीज एंड अदर सोर्स फूड स्टफ्स कंटेन एसिड्स। खट्टे पदार्थों में क्या है, अम्ल है, वो अम्ल और जो मेटल होगा वेसल का, to form react with the metal of the vessel to form poisonous metal compounds which can cause food poisoning and affect our health adversely. Okay, क्या कहा जा रहा है, देखो आपने दही की बात की, तो दही में क्या है, आपका अम्ल है, या फिर किसी खट्टे भोज्य पदार्थ की बात कर रहे हैं उसमें भी अम्ल है। जब उसको धातु के किसी बर्तन में आप डाल रहे हो तो धातु के साथ वो अम्ल रिएक्ट करेगा और एक पॉइजनस सब्सटेंस क्रिएट कर देगा और फॉर्म कर देगा। ठीक है, जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा नेगेटिवली, नेगेटिव अफेक्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो इसीलिए दही या दही से बनी हुई या कोई खट्टा पदार्थ जो होता है उसको मेटल के बर्तन में नहीं रखते। ठीक है ना? चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? ओके, देखो ये क्वेश्चन आपने पहले देखा था जहां पर आपने सिर्फ ये पूछा था कि कौन सी गैस निकलती है जब कोई अम्ल जो है वो किसी धातु से अभिक्रिया कर रहा है। तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, उसका इलिस्ट्रेशन आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू कर लेंगे। कोई भी एक एसिड की रिएक्शन आप लोग किसी धातु से करवा लेंगे और वहां पर आपकी हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ठीक है ना? और आप हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, टेस्ट कैसे करेंगे? सेट अप द ऑपरेटर्स एज शोन इन द गिवन फिगर, टेक सम जिंक ग्रेन्यूल्स इन द टेस्ट ट्यूब, add about 5 ml dilute hydrochloric acid slowly. Soon the reaction between zinc and hydrochloric acid start and hydrogen gas is evolved. ठीक है ना? होगा क्या आपका, आपको पता है आपने लिया है यहाँ पर टेक सम जिंक ग्रेन्यूल, मतलब जिंक लिया है आपने धातु के रूप में, एंड एड अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, HCl डाला है आपने। अब रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में और आपका क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, अब ये वाला पार्ट देखिए, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, टेस्ट कैसे करोगे बताओ?
चलिए, आपको क्या बोला यहाँ पर, बोला था ना शोन इन दी गिवन फिगर। तो बेसिकली आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में आपने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले, ठीक है। उसके ऊपर आपने क्या किया, HCl ऐड किया इसमें, ठीक है ना। अब दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, रिएक्शन के फलस्वरूप आपका ZnCl2 बन रहा है, साथ में आपने बोला हाइड्रोजन गैस बनेगी। अभी हाइड्रोजन गैस बन रही है, आपको कैसे पता लगेगा, गैस आप ऊपर उठेगी दिखेगी तो है नहीं हाइड्रोजन गैस। तो आप क्या करेंगे, इसके पास में एक जलती हुई कोई चीज लेकर जाएंगे, फ्लेम लेकर जाएंगे, ठीक है ना। और वो कैसे जलेगी, अब पॉप साउंड के साथ, ठीक है ना। तो फट फट की आवाज आती है ना, तो पॉप साउंड के साथ वो जलेगी। अगर ये पॉप साउंड आई, दैट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन आपकी बन रही है। क्लियर है। चलिए, next question is why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solution? Why solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? क्या कहा गया, why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपका नाइट्रिक एसिड है, वो अम्लीय आपकी विशेषताएं या गुण क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, कहाँ, इन एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि जलीय विलयन में, ठीक है ना। वाइल, जबकि सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज, जबकि जो अल्कोहल और ग्लूकोज के कंपाउंड हैं, दे डू नॉट शो एनी एसिडिक कैरेक्टर, वो किसी भी प्रकार का एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले अम्लीय जो आप गुणों की बात कर रहे हैं वो किस में बोल रहे हैं, जल में। जब HCl को जल में डाला जा रहा है, जब HNO3 का जलीय विलयन बनाया जा रहा है, ठीक है ना। HCl को जल में डालने का मतलब जल को HCl में डालना। आपने एसिड और अम्ल जो पानी का क्या देखा था, जो डाइल्यूशन देखा था, वो पता है ना कैसे होता है, सबसे पहले सीखा था हमने कि तनुकरण अम्ल का कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो पानी में आप धीरे धीरे अम्ल डालते हैं किसी गहरे वेसल में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका किस तरह से वो अभिक्रिया हो रही है, एक्वस सोल्यूशन बनाया आपने, तो एक्वस सोल्यूशन बनाने पर वो अम्लीय क्यों, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का जो जलीय विलयन है वो अम्लीय क्यों है, जबकि अल्कोहल का और ग्लूकोज का आपका जो विलयन बनेगा जलीय विलयन, वो अम्लीय नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप HCl और HNO3 की बात कर रहे हो तो वो दे रहे हैं जल में आपका आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। So H plus ion in aqueous solution are responsible for acidic character. अम्लीय अगर गुणों की हम बात करें तो वो किसके कारण है, वो H प्लस आयंस के कारण है। और जो HNO3 और HCl है आपका, वो देते हैं H प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। दैट्स वाई उनकी जो कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रही है वो एसिडिक कैरेक्टर्स। क्लियर। While alcohol and glucose do not give H plus ion in water, जबकि आपका अल्कोहल और जो आपका ग्लूकोज है वो जल के साथ कोई भी H plus ion नहीं दे रहे हैं, therefore alcohol and glucose do not show acidic character. ओके, क्या समझ आया आपको। देखो बच्चों, HCl और HNO3 जो है वो जब जल में हम मिला रहे हैं तो वो H plus आयन दे रहे हैं, यानी वो टूटता है ना। जैसे हम HCl की बात करें, HCl को आपने मिलाया जल में, वाटर में मिलाया, ठीक है। तो जैसे ही आपने वाटर में मिलाया, ये HCl आपका टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसी को बोल रहे हैं कि H प्लस आयन दे रहा है। तो H प्लस आयन का मतलब भी एसिडिक कैरेक्टर था, हम एसिड में पढ़ा ना कि ये जनरली एक्वस सॉल्यूशंस में आपका H प्लस देते हैं। तो HCl भी दे रहा है, HNO3 भी दे रहा है, इसलिए वो एसिडिक है। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं दे रहा है, इसलिए वो एसिडिक नहीं, ठीक है, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हमेशा, यानी विद्युत धारा जो प्रवाह हो रही है। प्रश्न क्या है, Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? किसी अम्ल का जलीय विलयन विद्युत धारा को प्रवाहित क्यों करता है, तो क्यों करता है बताओ। अब इससे पहले वाले प्रश्न में आपने देखा जो अम्ल का जलीय विलयन था उसमें था H प्लस आयन, Cl नेगेटिव आयन, ठीक है ना, जैसे HCl की बात की आपने। तो कोई भी जो अम्ल का जलीय विलयन होता है तो उसमें बेसिकली आयन होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन के लिए आयन ही रिस्पॉन्सिबल है, या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर आयंस है तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। ओके, सो
The aqueous solution of an acid conducts electricity due to the presence of charge particle. और charge particle को ही क्या कह रहे हो, आयन कह रहे हो ना, called ions in it. Okay. Next question है, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? जब आपका एसिड का डाइल्यूशन किया जाता है तो ये क्यों कहा जाता है कि अम्ल को जल में डालिए बल्कि जल को अम्ल में नहीं? क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों के बीच जो अभिक्रिया हो रही है, किसके बीच में, एसिड और वाटर के बीच, यानी अम्ल और जल के बीच जो अभिक्रिया हो रही है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वो बाहर को स्प्लैश करेगा, क्या, सोल्यूशन। और अगर आप जल को डाल रहे हो एसिड में, ये एसिड का बर्तन है, कोई भरा हुआ वेसल है, इसमें आपने पानी डाला तो जैसी रिएक्शन होगी एसिड बाहर को गिरेगा, एसिड बाहर को गिरेगा तो कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, जल में अम्ल मिलाया जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आप एसिड डालेंगे जल में तो अगर आपको बाहर निकलेगा भी तो पानी ही निकलेगा, और इतनी मात्रा में पानी निकलेगा नहीं बाहर, समझ रहे हैं, क्योंकि ड्रॉप वाइज आप एसिड डाल रहे हो तो इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। While diluting an acid, it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid, because if water is added to concentrated acid to dilute it, then a large amount of heat is evolved at once. This heat changes some of the water to steam explosively, which can splash the acid on one's face or clothes and cause acid burns. Okay ना, इससे क्या हो सकता है, कपड़ों में गिर सकता है, फेस पे गिर सकता है हमारे, या फिर किसी भी चीज को जला सकता है। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने सेकंड चैप्टर के कुछ और एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स किए। यहाँ पर आने वाले सेशन में कुछ और प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।